हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल। तो आज आपके लिए है टू फन रिविजन ऑफ LODR, अ फुल जोश रिविजन ऑफ LODR। लेकिन इसके पहले कुछ खास बात बता देता हूं बेटा जी आपके लिए। सबसे पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं सर हमें और खोद के पढ़ने की इच्छा है LODR को, कि हमें ये फुल जोश नहीं चाहिए, हमें थोड़ा लाइटर जोश पे रिविजन चाहिए, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसको छोड़ के आप इसी को देखिए, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली अमेंडेड रिविजन फॉर LODR फॉर जून 2022 अटेम्प्ट एंड दिसंबर 2022 अटेम्प्ट। तो जून और दिसंबर 2022 के बच्चों के लिए कंप्लीटली अमेंडेड LODR का रिवीजन है। तो जी जान से तूफान मचा के इस रिवीजन को देखो और बेटा जी खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। एक छोटा सा और आपको बताना चाह रहा था, बहुत सारे बच्चे वर आस्किंग फॉर टू टॉपिक्स। One was the new regulation for share-based employee benefit and sweating to shares regulation 2021, and another new regulation was delisting regulation 2021. ये दोनों रेगुलेशंस में लेकर आऊंगा एकदम तूफान तरीके से। आप बच्चे बस एक काम करिए अपनी तरफ से, आप बच्चे बस जस्ट फोकस 110% ऑन योर सेल्फ स्टडी। कैसे बेटा जी कि अगर मैं अभी पास्ट पेपर्स का भी एनालिसिस करूं, पिछले 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट का भी, तो अमेंडमेंट्स हैव नॉट बीन देयर सुपर फोकस, राइट। लेकिन इस अटेम्प्ट के अंदर हो सकता है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट पे वो थोड़ा सा फोकस कर दे। तो मेरा आपसे क्या कहना है कि वो सब चीजें मुझ पे छोड़ दीजिए और आप फोकस करिए अपनी तरफ से तूफान सेल्फ स्टडी करने के लिए। आपका जो भी पोर्शन है उसका बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करके रखिए, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, आपके जो भी अमेंडमेंट्स हो गए, चेंजेस हो गए, उन सब की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। आई विश यू द बेस्ट, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय। चलो 100% फोकस के साथ में we're hitting for the revision of LODR, one of the most wonderful chapter, wonderful in sense this will be super useful in your actual practice बोलो या फिर actual job बोलो, ज्यादा job में useful होता है ये। चलिए, so the name of the chapter is SEBI LODR Regulation 2015, SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, तो ठीक है, हमारा था कंप्लायंसेस। हमने सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव हिट टुवर्ड्स वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस। यहां तक कंठस्थ होना चाहिए। एग्जाम में देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताओ वन टाइम कौन से होते हैं, बताओ क्वार्टरली कौन से होते हैं, हाफ ईयरली कौन से होते हैं, ईयरली कौन से होते हैं। इनको पढ़ने के लिए हमने इन सब चीजों को एक चार्ट फॉर्म के अंदर पूरा पढ़ लिया था। यस, नहीं, वो चार्ट अपन ने कहीं और ड्रॉ किया था। ओफो yes people, 100% focus on the screen. Periodic compliances under LODR can be summed up in a single chart. सबसे पहले हमने पढ़ा था वन टाइम कंप्लायंस। मुझे बताओ, जैसे ही कंपनी लिस्टेड हुई उसको सबसे पहले अपॉइंट करना पड़ेगा अ compliance officer who has to be a company secretary. Then they have to appoint a share transfer agent, or they have to have an in-house facility for share transfer. Then they have to form all the committees, and they need to have a policy for preservation of documents. जहां पे हमने पढ़ा था कि दो कैटेगरी में करते हैं, एक तो परमानेंटली प्रिजर्व करने वाले एंड एक फॉर 8 years प्रिजर्व करने वाले। ये चार हैं वन टाइम कंप्लायंसेस। कोई भी कंपनी लिस्ट होती है सबसे पहले उनको ये चार चीज कंप्लाई करनी है। फिर आता है क्वार्टरली कंप्लायंस। सबसे ज्यादा पॉइंट्स क्वार्टरली कंप्लायंसेस में है 7 पॉइंट। सबसे पहला क्या है? इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। जो भी इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस उसका पूरा रिपोर्ट, पूरा हिसाब होना चाहिए कि इस क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने पेंडिंग थे, इस क्वार्टर में कितने रिसीव हुए, इस क्वार्टर में कितने रिजॉल्व हुए, क्वार्टर एंड में कितने पेंडिंग हैं। ये सब इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो भी प्रमोटर ग्रुप और इन सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न ये आपको डिस्क्लोज करना है क्वार्टरली बेसिस पे। थर्ड, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिस आल्सो हैज टू बी गिवन ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये तीनों चीजें करना है क्वार्टर एंड के विद इन 21 डेज के अंदर। ये तीनों चीज होती है क्वार्टर एंड से विद इन 21 डेज में। फिर नेक्स्ट भी आते हैं माँ वाले पॉइंट पे। माँ वाले पॉइंट पे आते हैं मॉनिटरिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी जो रिपोर्ट इशुअर को देती है, इशुअर को वो रिपोर्ट देनी है स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ये हो गया मॉनिटरिंग एजेंसी का पॉइंट। उसके बाद में एक आता है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, दैट हैज टू बी गिवन विद इन 21 डेज। उसके बाद में दो और पॉइंट है, फाइनेंशियल रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वार्टरली और ईयर टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना आपको विद इन 45 डेज। और लास्ट आपको क्या देना होता है? एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर विद इन 48 आवर्स। आई होप यू आर ऑल विथ मी।
वेरी इजी, ये हो गया क्वार्टरली कंप्लायंस। दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एक बार मैं केयरफुली वापस बोल रहा हूं, क्वार्टरली कंप्लायंस के अंदर ये 7 कंप्लायंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वार्टरली कंप्लायंसेस। सबसे पहले हो गया इन्वेस्टर ग्रीवेंस विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। प्रॉपर हिसाब देना है पूरे इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का आपको। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रेड्रेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस पेंडिंग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। उसके बाद में रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस देना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सारी रिक्वायरमेंट हमने इस क्वार्टर में कंप्लाई किए कि नहीं विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है आपको विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। 21 डेज के 3 पॉइंट हो गए। फिर मॉनिटरिंग एजेंसी, जो हमने आईसीडीआर में पढ़ा था, मॉनिटरिंग एजेंसी को कंपनी को रिपोर्ट देनी होती है। यहां पे वो नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पे पढ़ा रहा हूं कि कंपनी को जो रिपोर्ट मॉनिटरिंग एजेंसी से मिली, ये रिपोर्ट कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को देनी है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। और इसी से सिमिलर पॉइंट आता है दैट आपको एक स्टेटमेंट देना होता है, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। और इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा रुलाता है, दैट इज फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टर एज वेल एज ईयर टू डेट। ईयर टू डेट मतलब फर्स्ट क्वार्टर एंड में आपको क्वार्टर का ही देना है, लेकिन सेकंड क्वार्टर में आपको क्वार्टर का तो देना ही है, सेकंड क्वार्टर साथ में 6 मंथ्स का देना है। थर्ड क्वार्टर एंड में उस थर्ड क्वार्टर को देना है, साथ में 9 मंथ्स का देना है। एंड लास्ट के अंदर तो आपको लास्ट क्वार्टर का देना है और ईयरली देना है। उसके अंदर आपको 45 नहीं, कितने डेज मिलते हैं लास्ट में? 60 डेज मिलते हैं, वो ईयर एंड कंप्लायंस के अंदर आ जाता है। वंडरफुल, ये हो गया। और एक लास्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपको देना होता है विद इन 48 आवर्स। लाइफ इज प्रीटी कंफर्टेबल अप टिल हियर। फिर हम लोग आते हैं हाफ ईयरली कंप्लायंसेस में। हाफ ईयरली कंप्लायंसेस एनीवेज इजी हैं, सिर्फ 2 कंप्लायंसेस हैं। रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर देने आपको 30 डेज। रुको 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 रुको, 30 डेज के आगे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, मतलब क्या? 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो दिस इज नॉट 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर। मैं आपको कह रहा हूं आप एग्जाम में लिख दोगे 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर, नहीं, 30 डेज के आगे स्टार मार्क है, मतलब कुछ स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिलेटेड पार्टी के साथ डिस्क्लोजर देना विद इन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। और फिर एक स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी देना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देना है। तो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट एवरी क्वार्टर एंड में देना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये आपको हाफ ईयरली बेसिस पे देना है, चलेगा, इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं लिखा है। तो हाफ ईयरली के 2 इजी। फिर आ जाते हैं फाइनली हम ईयर एंड के कंप्लायंसेस पे। ईयर एंड के कितने कंप्लायंसेस हैं? 5 कंप्लायंसेस हैं। आपको ज्यादा पॉइंट्स दिखेंगे बट वो एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट के 3 कंप्लायंसेस हो जाते हैं। तो 5 कंप्लायंसेस हैं। सबसे पहला होता है कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय अ कंप्लायंस ऑफिसर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो पहला हो गया कंप्लायंस सर्टिफिकेट कि कंप्लायंस ऑफिसर बोलता है सारा कंप्लायंस किया है और शेयर ट्रांसफर एजेंट भी बोलता है सारा कंप्लायंस किया है। दिस हैज टू बी गिवन विद इन 30 डेज। उसके बाद में कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ practicing company secretary that all the work of the share transfer has been duly done। तो शेयर ट्रांसफर की चीज को लेकर एक तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट देता है हमारा शेयर ट्रांसफर एजेंट और एक देता है प्रैक्टिसिंग सीएस। ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद में तीसरा आता है फाइनेंशियल रिजल्ट। हर क्वार्टर एंड में 45 डेज में होता है, यहां पर आता है 60 डेज में, क्योंकि उसके साथ में क्या देना है यहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिजल्ट अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद में एनुअल रिटर्न को, एनुअल रिपोर्ट को लेकर 3 पॉइंट आते हैं, समझना। पहला, यू हैव टू गिव इट टू stock exchange, you have to give it to shareholders, and if there is any change in it you have to report it within 48 hours। अब सुनना मेरी बात को, यहां पे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अडिग सा पॉइंट देता है, बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज को कब देना है? व्हाट डिड यू से? प्रायर टू गिविंग इट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कब देना है? 21 डेज प्रायर टू एनुअल जनरल मीटिंग। वापस शांति से, कि जब भी आपकी एजीएम होने वाली है उसके 21 दिन पहले आपको शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट दे देना है। शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट दो, उसके पहले आपको एनुअल रिपोर्ट दे देना है टू योर स्टॉक एक्सचेंज अलोंग विथ नोटिस ऑफ द मीटिंग। और ये एनुअल रिपोर्ट में अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपको 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग रिपोर्ट कर देना है टू ऑल द शेयर होल्डर एंड स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर कोई भी चेंज है एनुअल रिपोर्ट में तो आपको रिपोर्ट कर देना है स्टॉक एक्सचेंज और शेयर होल्डर को विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। यहां तक है। और लास्ट में क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को फीस एंड चार्जेस दे देंगे। नहीं, दिमाग में चिपक जाना चाहिए। दिमाग में डायग्राम बनाओ। सबसे पहले वन टाइम कंप्लायंसेस के 4 पॉइंट। मुझे लगता है सबको वन टाइम के 4 तो याद ही है। सीएस को अपॉइंट कर देंगे, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर देंगे, कमिटीज बना देंगे एंड पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये कर दिया। ये वन टाइम के। ईयरली के 5 पॉइंट है, ये भी इजी है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंप्लायंस ऑफिसर शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीएस, ये भी हो गया। उसके बाद में क्या आता है? फाइनेंशियल रिजल्ट बोल दो, एनुअल रिपोर्ट के 3 पॉइंट बोल दो, आपके फीस का पॉइंट बोल दो। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या हो गया? वन टाइम के 4 पॉइंट एंड ईयरली के 5 पॉइंट दिमाग में क्लियर हो चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग हाफ ईयरली के 2 गरीब पॉइंट। हाफ ईयरली का पहला पॉइंट क्या कहता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ डिस्क्लोजर देना विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। एंड सेकंड इज यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये भी इजी। तो पूरी मेहनत तो सिर्फ किसकी है? क्वार्टर की ना।
सिर्फ क्वार्टरली की मेहनत करनी है आपको, तो क्वार्टरली में भी इजी है। 3 सबसे पहले 21 डेज वाले आ जाते हैं क्या? सबसे पहले इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का हिसाब, सेकंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, थर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट, फिर माँ की रिपोर्ट जो आई है वो आपको देनी है, मॉनिटरिंग एजेंसी वाली रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद में फाइनेंशियल रिजल्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो गया, और एक नया पॉइंट आया स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन का। आई होप यू आर ऑल विद मी, लाइफ इज इजी अप टिल हियर। चलो, तो ये सबसे पहले हो जाता है, ये सबसे पहले हो जाता है। इफ नथिंग इज गिवन यू प्रिज्यूम जनरली 2। जनरली कैसा होता है, अगर कुछ भी न्यूज़पेपर कहाँ देना है तो जनरली प्रिज्यूम किया जाता है आपका 1 रीजनल एंड 1 इंग्लिश। हिंदी नहीं प्रिज्यूम किया, दैट इज द बेसिक प्रिजम्पशन। अगर उनको हिंदी में भी देना है तो एक्सप्रेसली लिखते हैं 1 इंग्लिश 1 हिंदी एंड 1 रीजनल। और रैदर मैं आपको और डिटेल में बताऊं, अगर तो आप कंपनी लॉ में देखेंगे तो वहां पे 1 इंग्लिश 1 रीजनल वर्नाक्युलर लिखा होता है। सिक्योरिटीज लॉ में आपको मिलेगा 1 इंग्लिश 1 हिंदी एंड 1 रीजनल। इस प्रकार के थोड़े डिफरेंशिएशन होते हैं, तो उस प्रोविजन में देखते हैं तो एक्जैक्टली कितने न्यूज़पेपर में देना मिलेगा। नॉर्मली इंग्लिश और रीजनल तो मिलता ही मिलता है ऐसा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गोइंग अहेड। हमने यहां पर क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया सारे पीरियोडिक कंप्लायंसेस। इसके बाद आते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस वी डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस के अंदर हमको टाइम पीरियड अगर याद है तो मजा ही आ जाएगा। कोशिश करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमने जब यहाँ पे पढ़ा था, मुझे बताओ कि कुछ चीजें थी जो कि तुरंत ही, कुछ चीजें तुम्हें प्रायर बतानी है, कुछ चीजें हम बाद में बता सकते हैं। पहले एडवांस की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि लिस्टेड एंटिटी शैल इंटीमेट द अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट। शेयर ट्रांसफर एजेंट का अपॉइंटमेंट हमको बताना होगा विद इन 7 डेज फ्रॉम दी आरटीए। नहीं, ये एडवांस वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, आरटीए होने के 7 डेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लिया कि हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑब्टेन करना है प्रायर टू इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। उसके बाद में आ गया कि अगर हमारा बोर्ड मीटिंग हो रहा है, रुकना, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, दिस इज एटलीस्ट 2 क्लियर डेज इन एडवांस। 2 क्लियर डेज पढ़ाया था ना हमने, कि हमने अब पहले 5 डेज था, 11 डेज था, 2 डेज था, अब हर किसी चीज के लिए क्या हो चुका है? 2 क्लियर डेज इन एडवांस। 100% फोकस यहां पे। नोट्स में चेंज कर लो, 5 को कट के 2 कर दो, ओपन कर लो फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 5 को कट करके 2 कर दो। So prior intimation of board meeting for financial result quarterly, half yearly, annually has to be given to stock exchange at least 2 clear days in advance. Okay. Clear है सब लोग यहाँ पे? कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ पे? कल हमने 2 डेज वाली बात पढ़ी थी, तो सबके लिए अब क्या हो चुका है? 2 डेज इन एडवांस। चलिए, उसके बाद में आ गया डिस्क्लोजर ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इट हैज टू बी डिस्क्लोज विद इन 24 आवर्स। तो कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी के पास आई तो वी हैव टू डिस्क्लोज इट विद इन 24 आवर्स। उसके बाद में अगर कोई भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है तो हमें ये स्टॉक एक्सचेंज को देना है प्रायर टू फाइलिंग इट टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो ये भी ऑब्वियस सी बात हो गई। उसके बाद में आ गया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, इट हैज टू बी गिवन विद इन 2 डेज। इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने जो अलग से टाइमलाइन पढ़ाई है वो है सर्टिफिकेट कब देते हैं, और यहां पर है कि स्टॉक एक्सचेंज को कब इन्फॉर्म करते हैं, विद इन 2 डेज। उसके बाद में आता है अगर कभी भी रिकॉर्डेड हो रहा है तो 7 वर्किंग डेज इन एडवांस आपको इन्फॉर्म करना है, और अगर राइट इशू है तो 3 वर्किंग डेज इन एडवांस। और लास्ट आ जाता है कि अगर वोटिंग रिजल्ट कुछ भी आया तो यू हैव टू इन्फॉर्म इट टू स्टॉक एक्सचेंज 2 डेज। आपको 2 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। ये सब क्या इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस। मैंने आपको पहले ही बताया, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस आपको ऐसा पूरा का पूरा कंठस्थ होने की आवश्यकता नहीं है, कंठस्थ होना चाहिए पीरियोडिक। यहां पे बस ये आइडिया होना चाहिए कि अगर गलती से भी ये हमें दे दिया तो हम ये बता पा रहे हैं या नहीं, बस। चलिए, यहां पर इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। फिर आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। हमने बहुत सारी चीजें देखी, क्विकली एक एक करके रिवैप करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी ऑडिट कमेटी के बारे में। ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड आपकी लास्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये 4 कमेटी से दिमाग के अंदर। रुको, सबसे पहले ऑडिट कमेटी, मिनिमम हाउ मेनी डायरेक्टर्स? 3 डायरेक्टर्स। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, मिनिमम 3 मेंबर्स। गधों ध्यान रखो, ऑडिट कमेटी मिनिमम 3 डायरेक्टर, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी मिनिमम 3 डायरेक्टर, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मिनिमम 3 डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मिनिमम 3 मेंबर्स। क्लियर, याद रहेगा ना? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मिनिमम 3 मेंबर्स हैं। अब आते हैं कि उसके अंदर डिटेल में बात है कि नेक्स्ट इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑडिट कमेटी को डिटेल में रैप अप करते हैं। सबसे पहले ऑडिट कमेटी के लिए उन्होंने कहा कि आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच 2/3 हैव टू बी independent directors. 2/3 directors have to be independent directors. All of them have to be financially literate, but at least one of them should be an expert of accountancy and FM. Chairman has to be an independent director. हमने डायग्राम बना के अच्छे से पढ़ा था। 3 लोग होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए,
2/3 have to be independent director. Each one of them have to be financially literate. At least one of them have to be an expert of financial management accountancy, and the chairman has to be an independent director. चलो उसके बाद में आते हैं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन के ऊपर. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन की बात करता हूं तो रुको, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. यहां पे इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए? 50%. पहले 2/3 था, नाउ इट इज 50%. तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 50% हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब आप पूछेंगे सर मान लो 3 ही हैं, तो एक पूरा इंडिपेंडेंट अपॉइंट करेंगे, एक आधा इंडिपेंडेंट अपॉइंट करेंगे, और फिर 1.5 ऐसे नॉर्मल चलेंगे. ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर आपके 3 हैं तो आपको 2 इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे. वो ऑटोमेटिकली आपका 2/3 हो रहा होगा, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट तो क्या है? 50%. तो अगर आपके 4 डायरेक्टर्स हैं तो वहां पे आपको 2 ही अपॉइंट करने की आवश्यकता है. बात समझ में आ रही है ना? तो मिनिमम 50% हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. उसके बाद में ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी हैव टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव. लॉजिक बताया था, बिकॉज दे हैव टू सिट एंड डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ना. Substantially new directors, so all the directors have to be non-executive, and chairman is same as audit committee. The chairman has to be an independent director. तो अगर अब मैं देखता हूं ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी का हमारा बेसिक कंपोजिशन डन होता है. इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कंपोजिशन आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का. मिनिमम 3 डायरेक्टर्स कॉपी पेस्ट, और इसमें भी मिनिमम 1. तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था. किसमें? ऑडिट में. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन बोला 50% इंडिपेंडेंट. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बोला 1 इंडिपेंडेंट. मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो डाइल्यूट होती जा रही है. एकदम दिमाग में ऐसे बनाते हैं. ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर. 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. 50% हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. बात समझ में आ रही है? अब यहां पे दूसरी कंडीशन आती है, चेयरमैन हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मैंने बताया यहां पे आप गलती करोगे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है. द चेयरमैन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और लास्ट आता है हमारा गरीब सा रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. मिनिमम 3 मेंबर, मेजॉरिटी हैज टू बी ऑफ डायरेक्टर. के मेजॉरिटी डायरेक्टर की होनी चाहिए. मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. जैसे 1 पिछला था, यहां पे मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए आपको. एंड द चेयरमैन हैज टू बी अ डायरेक्टर. इनकी रिक्वायरमेंट सबसे ही कम है. 100% फोकस मेरे साथ में, दिमाग में चिपक जाना चाहिए. मैंने आपको कहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जामिनर दीवाना इन टॉपिक्स का. ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, रिस्क स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. मैं बोल रहा हूँ, देखो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 डायरेक्टर, मिनिमम 3 मेंबर. 2/3 हैव टू बी independent director, 50% have to be independent, at least 1 independent director, at least 1 independent director. ठीक है, ये हो गया. अब कुछ peculiar points आ रहे हैं इनके. peculiar, चलो पहले दोनों में भी कॉमन है, that the chairman has to be independent director, chairman has to be independent director, chairman has to be non-executive director, chairman has to be director. ये भी ठीक है. अब कुछ peculiar point. तो ऑडिट कमेटी में बोला सबके सब क्या होने चाहिए? फाइनेंशियली लिटरेट. और एक व्यक्ति होना चाहिए एक्सपर्ट इन एफएम एंड अकाउंटेंसी. When I came to nomination remuneration committee, peculiar point है, all have to be non-executive director. Next, stakeholder relationship committee के अंदर नॉर्मल, इसके अंदर गरीब क्या है? 3 होने चाहिए. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. चेयरमैन हैज टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. लास्ट आ गया रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. इसका पेक्यूलियर पॉइंट क्या आता है? इसके अंदर मेजॉरिटी हैज टू बी ऑफ डायरेक्टर. एटलीस्ट 3 मेंबर्स, मेजॉरिटी हैज टू बी ऑफ डायरेक्टर्स. बस बस बस. तो अगर आप अलग अलग प्रकार से डिस्कस करके हर एक जगह पे पॉइंट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो आपको समझ में आइए कमिटीज. एग्जाम में 0 दे देगा अगर आप पॉइंट्स इधर के उधर लिखती है तो मल्टीपल बार रिवीजन करके जाना और कमिटीज दिमाग में चिपक जानी चाहिए. चलिए, इसके बाद में हम लोग कमिटीज की कुछ और बात कर लें. तो अगर मैं ऑडिट कमेटी की बात करता हूं तो ऑडिट कमिटी का मीटिंग शुड बी 4 टाइम्स अ ईयर. मैक्सिमम गैप कैन बी 120 डेज. नॉर्मल है, रेगुलर है. जैसे नॉर्मल कंपनी का होता है वही ऑडिट कमिटी में दे दिया. उसके बाद में आया कोरम, 1/3 ऑफ मेंबर्स और 2 whichever is higher. नॉर्मल रखा है. And at least 2 independent director, and at least 2 independent director, and at least 2 independent director. तो इनका क्या कोरम हो गया? 1/3 और 2 whichever is higher, but at least 2 independent director. Nomination remuneration committee के अंदर मैं आता हूं तो वहां पे मीटिंग मिनिमम 1 in a year, साल में एक करोगे चलेगा. कोरम 1/3 of the members or 2 whichever is higher with at least 1 independent director. उसके बाद में यहां पे मीटिंग 1 in a year. रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग ट्वाइस इन अ ईयर. कोरम देखो ध्यान से, 1/3 ऑफ मेंबर और 2 whichever is higher, at least 1 डायरेक्टर. तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मीटिंग के बारे में, सुना. ऑडिट कमेटी को साल में कितनी मीटिंग करनी है? 4. नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन
once in a year. Stakeholder relationship, once in a year. Risk management, twice in a year. तो 4 times in a year, once in a year, once in a year, twice in a year. 4 times in a year with a maximum gap of 120 days. फिर मैं कोरम की बात करता हूँ. तो एक तो कैसा है, इसमें मैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को हटा देता हूँ, उसमें कोरम दिया ही नहीं हमारे पास. तो हमारे पास कोरम है ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. तो पहला तो पॉइंट कॉमन है क्या, 1/3 or 2 whichever is higher, 1/3 or 2 whichever is higher, 1/3 or 2 whichever is higher, with at least 2 independent director, with at least 1 independent director, with at least 1 director. बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये पूरा कंठस्थ है तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन तो आप 100% फोड़ दोगे. चलो, इसके बाद में गरीब से टॉपिक आता है, दैट इज विजिल मैकेनिज्म. इसके अंदर रेगुलेशन नंबर हमको पता है, वैसे 17 से स्टार्ट होता है, 18 से. तो 17 से स्टार्ट हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो 17 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें की उन्होंने मोस्टली. फिर आते हैं 18 के अंदर बात करते हैं ऑडिट कमेटी. 19 हो जाएगा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, 20 हो जाएगा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, 21 हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट और 22 हो जाएगा हमारा विजिल मैकेनिज्म. विजिल मैकेनिज्म का दूसरा नाम whistle blower policy. Vigil mechanism is a mechanism to report genuine concern by the employees or directors. It also protects from victimization and it gives you access to the chairman of audit committee in exceptional cases. ये हो गया विजिल मैकेनिज्म. लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल. चलो रुको, और मुझे बताओ कि आप बच्चों को ये पता है क्या? बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है. फोकस किया. मैक्सिमम लिमिट ऑन डायरेक्टरशिप चेयरमैनशिप. हमने क्या पढ़ा, एक व्यक्ति, कंपनी लॉ अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें कहता है कंपनी लॉ कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है. लेकिन यहां नहीं, यहां पे क्या करें, एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है. ठीक है, उसके बाद में सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो भी 7 ही. तो इफ एट ऑल यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू कैन मैक्सिमम बी एन डायरेक्टर इन मैक्सिमम 7 कंपनीज. What if you are a managing director, whole time director in a company? Then you can be independent director in maximum 3 companies. I'll repeat again. If at all a person wants to be director in multiple companies, he can be a director in maximum 7 listed companies. Sir, independent का भी लिमिट 7 ही है. You want to be independent director, you can be independent director maximum 7 companies. इसमें mixing and matching allowed है, कुछ independent कुछ normal, ये सब allowed है. If you want to be a managing director, whole time director in a company, then you can maximum be independent director of 3 listed company. यहां पे जब मैं listed company, listed entity बोलता हूं, that means a company which has listed their equity share. अगर कोई कंपनी ने डेट सिक्योरिटीज लिस्ट करके listed बोल रही है अपने आप को, तो हमें पता है ये यूं ही बोल रही है, कोई listed नहीं है. उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं आता है, ये जो पूरा 7-2-3-1 का हम जो पढ़ते हैं ये सब नहीं आता. ये किस पे आता है? फॉर कंपनीज which have listed their equity shares. फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोविजन एक पढ़ते हैं, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कमिटीज का मेंबर हो सकता है? द आंसर इज 10. A person can be a member of maximum 10 committees, out of which he can be a chairman of maximum 5 committees. एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमेटी का मेंबर हो सकता है और मैक्सिमम 5 कमेटी का चेयरमैन हो सकता है. और यहां पर जब मैं पढ़ा रहा हूं लिमिट, तब हमें सिर्फ 2 कमिटीज की लिमिट है, ये ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी. मतलब मैं बाकी कमिटीज में कितने भी नंबर ऑफ कमिटीज का मेंबर हो सकता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, आई कैन बी मेंबर ऑफ मैक्सिमम 10 कमिटीज एंड मैक्सिमम 5 कमिटीज का मैं चेयरमैन हो सकता हूं. और फर्दर दिस टॉक्स अबाउट ओनली पब्लिक कंपनीज. आप फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शनल कंपनी में कितनी भी कंपनीज के चेयरमैन, कितनी भी कंपनीज के चेयरमैन बन जाओ, कितनी भी कंपनीज के मेंबर बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो प्रैक्टिकली ये 10 और 5 की जो लिमिट है, दिस इज ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज के भी ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटीज. बात समझ में आ रही है? फिर छोटा सा प्रोविजन आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन यहां पे क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप कभी भी अपॉइंट कर रहे हैं, रीअपॉइंट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस में यू नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड दैट टू स्पेशल रेजोल्यूशन. इजी. कोई अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो वो रिजाइन करके सेम कंपनी में या फिर किसी प्रमोटर ग्रुप के सेम कंपनी में या होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी और ऑफ आर कंपनी के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता फॉर 1 ईयर एज एन एग्जीक्यूटिव और होल टाइम डायरेक्टर. आई रिपीट अगेन, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर रिजाइन करता है, देन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और whole time director in the same company or the company's holding subsidiary associate company or any company of the same promoter group. नहीं अपॉइंट हो सकता. I hope you're all with me. चलो, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे जीवन में. 100% फोकस यहाँ पे. चलो, ये क्वार्टरली कंप्लायंस ये सब हो चुका है. ठीक है, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस में कुछ और इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस हैं, बट दैट इज ऑल ओके. उसके बाद में हम सीधा एक अच्छे पॉइंट पे आते हैं. हम
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिमिट के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिमिट के ऊपर 100% फोकस यहां पे। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक चीज पढ़ लेते हैं कि हमें क्या कहता है, हमें एलओडीआर कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी में देयर हैज टू बी वन वुमेन डायरेक्टर। हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर। मुझे बताओ, हर लिस्टेड कंपनी में वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है क्या? नहीं, वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टॉप कुछ कंपनीज में है, देखते हैं किसमें, लेकिन हर कंपनी में एक हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। देन यू नीड टू हैव अ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, बट एटलीस्ट हाउ मच शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव? 50% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव। तो क्या पढ़ा हमने नॉर्मली कि हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर एंड 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए? वो तो एक सवाल है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। केयरफुली फॉलो करना मुझको, एंड मेरे बोलने के पहले अपने दिमाग में आंसर देने की कोशिश करना। अगर एक कंपनी है जिसका चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन दैट कंपनी हैज टू अपॉइंट मियरली 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 आपको इंडिपेंडेंट अपॉइंट करना है। इफ your chairman is a non-executive director, if your chairman is an executive director, 50% independent directors। ठीक है, तो आपका चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50% इंडिपेंडेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपका चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बट ही इज रिलेटेड टू प्रमोटर ग्रुप, 50% independent director. If your chairman is a non-executive director, but he is also holding a managerial position in the company, still 50% independent directors. And if your company has issued SR equity shares, still the company will have to अपॉइंट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इन सब केस में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सिर्फ एक केस है गरीब सा जिसके अंदर 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 1/3 का केस क्या हो गया अगर मैं अच्छे से बोलूं तो आपका चेयरमैन होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, साथ में वो ना तो प्रमोटर से रिलेटेड होना चाहिए, प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड होना चाहिए, ना ही वो मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करना चाहिए, ना ही इस कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। इस केस में आता है यू नीड टू अपॉइंट ओनली 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आई होप यू आर ऑल विद मी। चल, इसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, बट अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी ओनली फॉर 1000 लिस्टेड कंपनीज। उसके बाद में ये सब हम एंड में पढ़ते हैं, हमारे एंड में समरी के अंदर दिया हुआ है, यहां पे बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। यस, वेरियस पॉलिसीज दैट हैव टू बी रिक्वायर्ड बाय लिस्टेड कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी में सारी पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पॉलिसी, कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने। वापस बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स की दो कैटेगरी बनाओगे। एक कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव टू बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, वन कैटेगरी डॉक्यूमेंट व्हिच हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 8 years। सेकंड, पॉलिसी ऑन डिटरमिनिंग मटेरियल सब्सिडी। बताऊंगा ना मटेरियल सब्सिडी क्या होता है। मुझे बताओ मटेरियल सब्सिडी के अंदर क्या होता है, कितना परसेंट उसका, या तो इनकम का या फिर नेटवर्थ का। अगर हमारी टोटल इनकम का 10% एक ही सब्सिडी से आ रहा है तो हमारी मटेरियल सब्सिडी है। हमारे टोटल नेटवर्थ का 10% इसी सब्सिडी की वजह से है तो वो मटेरियल सब्सिडी है। देखेंगे भी आगे। तो आपका पॉलिसी होना चाहिए, उसको लेके भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होना चाहिए, आपका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ग्रीवेंस रिपोर्ट करना है कंपनी का इंटरनल तो वो रिपोर्ट कर पाएगा। मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इसका आपका पॉलिसी होना चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ ग्रांटिंग ओमनिबस अप्रूवल, ओमनिबस बोले तो एक ब्लैंकेट अप्रूवल फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिपीटेटिव इन नेचर, उसके लिए आप दे सकते हैं। पॉलिसी ऑफ डिटरमिनिंग मटेरियलिटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, कि आप एक पॉलिसी बना सकते हैं कि हम हर साल डिविडेंड इसी तरह से पे करेंगे। पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि मैंडेटरी ऐसे फॉलो करना है, बट एक पॉलिसी बनाएंगे, कोशिश करेंगे अगर इतना प्रॉफिट होता है तो इस प्रकार से डिविडेंड देंगे, कभी लॉस हो गया तो नहीं दोगे, दैट इज ओके। बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी, कि आपके बोर्ड में एकदम डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने चाहिए, जीव जंतु होने चाहिए, उसके लिए आपकी पॉलिसी हो सकती है। लास्ट इज क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि आपका क्राइटेरिया। अरे यार पता है बहुत अलग ही इशू है, अलग इशू। सुनना, अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय तो आपकी एफिशिएंसी को जज करना आसान है, समझना अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इंस्पायर एकेडमी पे देयर इज सम टेक्निकल इशू, तो वी कैन एक्चुअली एलोकेट कि ये व्यक्ति है स्टाफ तो उसकी गलती होगी, बिकॉज एक व्यक्ति का काम है, समझना अच्छे से। अगर मान लीजिए देयर इज सम इलेक्ट्रिक इशू तो हमको, हाँ इलेक्ट्रिशियन की गलती होगी। देयर इज सम प्रिंटिंग इशू, जो एम्प्लॉय प्रिंटिंग हैंडल कर रहा है उसकी गलती होगी। सो व्हेन अ वर्क इज क्लियरली एलोकेटेड तो हम अकाउंटेबिलिटी आसानी से पकड़ पाते हैं। बात समझ में आ रही है। बट अगर कंपनी ओवरऑल सही दिशा में नहीं जा रही है तो ये डायरेक्टर्स की गलती है, लेकिन उसमें हम इंडिविजुअल डायरेक्टर को एलोकेट नहीं कर पाते ना। बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए ये कैसे करेंगे, तो कंपनी हैज टू सिट एंड इवैल्यूएट दैट हाउ डायरेक्टर्स आर परफॉर्मिंग, हाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। बिकॉज अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है तो क्या सारे डायरेक्टर्स को निकाल दोगे क्या? Then you'll have to analyze कि यार ये डायरेक्टर्स आर परफॉर्मिंग बैड, these डायरेक्टर्स आर परफॉर्मिंग गुड, एंड विच इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज बिकॉज उनके डिसीजन तो मीटिंग में इससे लेते हैं ना, किससे, मेजॉरिटी से।
सो आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़ी कि कुछ को निकालना है तो यू नीड टू हैव अ क्राइटेरिया कि हाँ इस प्रकार से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं. सो क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज आर मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी, जैसे कि हमने पढ़ा. फिर लायबिलिटी फॉर लिस्टेड एंटिटी फॉर कॉन्ट्रवेंशन की कोई भी है तो क्या, फिर दूसरा पॉइंट है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है वो अगर एलओडीआर को कंप्लाई नहीं करेगी तो क्या करेंगे, फोड़ेंगे उसको, फाइन लगाएंगे, सस्पेंड कर देंगे, प्रमोटर ग्रुप को फ्रिज में डाल देंगे और उसके बाद में उनके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकते हैं जैसे कि सेबी को ठीक लगेगा. सो इंपोजिशन ऑफ फाइन सबसे इजी चीज है, सबसे कॉमन चीज है. सस्पेंशन भी किया जा सकता है अगर सेबी को लगता है तो. देयर आफ्टर प्रमोटर ग्रुप विल बी आस्क्ड दैट यू कैन नॉट सेल योर शेयर्स, देयर शेयर्स कुड बी फ्रोजन एंड द लास्ट इज सेबी को जो ठीक लगेगा और उस तरह से पीटेगी, कोई बड़ी बात नहीं. लाइफ आसान है यहाँ पे भी. कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉमन ऑब्लिगेशन रहती है. कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करो, कंप्लायंस ऑफिसर, ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो, फीस भरो, इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को सुनो, कोऑर्डिनेट करो सारे इंटरमीडियरीज के साथ. तो दीज आर वेरी जनरल इन नेचर. फिर आता है बहुत प्यारा सा पॉइंट, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. हर एक व्यक्ति का 100% फोकस यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक अ अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी. एंड ऑडिट कमिटी की भी क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अप्रूवल. फोकस करना स्टार मार्क कि all related party transactions shall require a prior approval of audit committee's independent director. मतलब पहले पता है क्या होता था, पहले ऐसा था कि जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऑडिट कमेटी पूरी बैठेगी और उनका ओपिनियन लेना है. इस बार नहीं ऐसा है. अब ऑडिट कमेटी के सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी में 2/3 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होते हैं, तो ऑडिट कमेटी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो बैठेंगे एंड दे विल बी टेकिंग द डिसीजन वेदर अप्रूव करना है या नहीं. और ये कितना दूर का सोचा इन्होंने. सुना मेरी बात को ध्यान से कि हमारे कंपनी के जो प्रमोटर वगैरह हैं, वो जो डायरेक्टर वगैरह हैं, उन डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो अगर ऑडिट कमेटी के अंदर है तो वो वोटिंग मिल जाएगा ना उसको. यहाँ पे बोला नहीं, ऑडिट कमेटी के अंदर सिर्फ कौन वोट करेंगे, किसका अप्रूवल लेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमेटी. So whenever there is any related party transaction, it has to be approved by the independent directors of the audit committee for all the related party transaction. वहीं अगर वो related party transaction कैसा है, material है, then it has to be approved by shareholders. Life is easy. But sir हम materiality कैसे चेक करेंगे? तो materiality चेक करने के लिए क्या रूल है, 100% फोकस करना भी स्टार मार्क है. If the transaction in the entire year, if the transaction in the entire year, either a single transaction or all the transaction taken together in the entire year exceeds 1000 crore or 10% of your consolidated turnover of the last year. हम लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड टर्नओवर देखते हैं. कंसोलिडेटेड टर्नओवर मतलब हमारा सब्सिडी का सबका टर्नओवर मिला के हमारा लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड टर्नओवर आ जाता है 500 करोड़. 500 करोड़ का 10% 50 करोड़. अगर इस साल में ये जो रिलेटेड पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 8 exceeds this 50 crore, then you have to take shareholders approval. तो कब मटीरियल होगा, अगर 1000 करोड़ या फिर 10% ऑफ योर कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, 1000 करोड़ और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, व्हिचएवर इज लोअर, इसे एक्सीड कर देता है तो वो मटीरियल है. तो हर एक कंपनी के लिए लिमिट अलग अलग आएगी ना, क्योंकि हर एक कंपनी का टर्नओवर अलग अलग होगा. क्या दिमाग के लोग बैठे हैं यहाँ पे. एक ब्लैंकेट लिमिट नहीं दी, परसेंटेज लिमिट दी कि हर एक कंपनी के लिए उनकी मटेरियलिटी अलग होगी. बात सही ना. रिलायंस के लिए 10 करोड़ इमटेरियल है, फॉर अ स्मॉल कंपनी 10 करोड़ मतलब उनके 10 साल का टर्नओवर है. बात समझ में आ रही है. तो अपन ब्लैंकेट लिमिट नहीं दे सकते. इन्होंने क्या प्यारे तरीके से लिमिट दिया, 1000 करोड़ और 10% ऑफ योर कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, व्हिचएवर इज लोअर इज द मटेरियलिटी लिमिट. अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ पिछले साल भर में मिला के भले या फिर एक ट्रांजैक्शन भी इस लिमिट से एक्सीड कर जाता है, देन यू नीड शेयर होल्डर्स अप्रूवल. एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी मटेरियलिटी की लिमिट आ गई है 50 CR. ठीक है, हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 10 करोड़ का किया. क्या चाहिए, ऑडिट कमेटी अप्रूवल. अगले महीने 10 और करोड़ का किया, ऑडिट कमेटी अप्रूवल. अगले महीने 15 करोड़ का किया, ऑडिट कमेटी अप्रूवल. 35 करोड़ हो चुका है. वापस 10 करोड़ का किया, ऑडिट कमेटी अप्रूवल. अभी तक 45 करोड़ हुआ है ना उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के दिस गिवन ईयर. अगर ये ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इस साल में हमने मटेरियलिटी की लिमिट क्रॉस नहीं की, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. लेकिन अगर वहीं आप मान लीजिए वो 45 करोड़ का तुमने 10 करोड़ का और कर लिया, अब ये हो गया मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इस 10 करोड़ के लिए आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है सब लोग यहाँ पे. तो मटेरियलिटी की लिमिट जज करते हैं, या तो सिंगल ट्रांजैक्शन मटेरियल की लिमिट क्रॉस करता है तो ठीक है, अदरवाइज टेकन टुगेदर. अभी तक रिलेटेड पार्टी, उस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के साथ में एक साल में जो आपकी लिमिट है वो मटेरियलिटी की लिमिट टच करी या नहीं, आप देखेंगे. आई रिपीट अगेन, इफ द ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी एक्सीड्स 1000 करोड़ और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर,
then it will be called as a material related party transaction, whichever is lower of these. इसके बाद में बाकी लाइफ इजी है. हाँ, अगर आपका ट्रांजैक्शन रिलेट्स टू रॉयल्टी, then the limit would be 5%. तो मटेरियलिटी चेक करने के लिए अगर ट्रांजैक्शन रॉयल्टी वाला है then limit would be 5%. क्या आप किसी को रॉयल्टी पे कर रहे हो, ये मटेरियल है या नहीं है, तो हमें देखना है हमारे पिछले साल के पूरे टर्नओवर के 5% से ज्यादा है क्या, ज्यादा है तो मटेरियल है. तो फॉर रॉयल्टी इट इज 5%, फॉर एनी अदर ट्रांजैक्शन इट इज 10% और 1000 crore whichever is lower. उसके बाद में अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो आपको दे सकती है एक ओमनीबस अप्रूवल. व्हाट डू यू मीन बाय ओमनीबस अप्रूवल? इट्स अ ब्लैंकेट अप्रूवल, कंसोलिडेटेड अप्रूवल. कि बार बार हमारे पास पूछने बताओ, हम आपको पूरा अप्रूवल दे देते हैं. मुझे बताइए ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी 5 साल के लिए दे सकती है? मैक्सिमम 1 ईयर के लिए दे सकती है. उसके लिए भी उनको क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि किस ग्राउंड पे हम लोग ओमनीबस अप्रूवल दे रहे हैं. ठीक है, एंड इट हैज टू बी फॉर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन, thereafter it has to be in the interest of the company, thereafter you have to give all the details while giving omnibus approval कि किस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ में आप डील करोगे, कितने अमाउंट का करोगे, क्या गुड्स में करोगे, ये पूरे डिटेल्स आपको शेयरहोल्डर देने पड़ेंगे. एंड इट हैज टू बी रिव्यूड क्वार्टरली बेसिस पे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस के लिए आपने ओमनिबस अप्रूवल दिया है, इट हैज टू बी रिव्यूड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन ओमनिबस अप्रूवल कैन बी अप टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अप टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने फाइनेंशियल ईयर एंड तक दे सकते हो. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, वापस आपको ओमनिबस अप्रूवल देना होगा. That is about omnibus approval. Related party transaction. दिमाग में क्या चिपक जाना चाहिए हर एक बच्चे के, हर related party transaction के लिए audit committee का अप्रूवल चाहिए, and that too of independent directors of audit committee. So for every related party transaction for a listed company you need approval of independent directors of audit committee. And if the transaction is material, then apart from the audit committee's approval you need shareholders approval. तो हर related party के लिए shareholder approval तो चाहिए ही चाहिए, भले वो material हो immaterial हो. material हो तो additionally shareholder का approval चाहिए. सब लोग क्लियर है? फिर आता है मटेरियल है या नहीं, वो कैसे जज करेंगे? 1000 crore और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर व्हिचएवर इज लोअर. ये लिमिट आ गई मटेरियलिटी चेक करने के लिए. अगर हमारा ट्रांजैक्शन इससे ज्यादा है मटेरियल है, इससे कम है मटेरियल नहीं है. सब मेरे साथ में चलिए यार. तो इसके बाद में हमें दिखता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू सब्सिडरी. हाँ, यहाँ पे एक बहुत प्यारा टॉपिक पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल सब्सिडरी. हमारी इतनी सारी सब्सिडरीज में से मटेरियल सब्सिडरीज कौन सी है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मटेरियल सब्सिडरी कौन सी है. कोई सी भी ऐसी सब्सिडरी जो मेरी कंसोलिडेटेड इनकम का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, या फिर मेरी कंसोलिडेटेड नेटवर्थ का 10% से ज्यादा कोई सब्सिडरी कंट्रीब्यूट करी, तो वो हो गई मटेरियल सब्सिडरी. क्या लिखा है देखो, मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन अ सब्सिडरी हुज इनकम और नेटवर्थ exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity. तो मैं आज देखता हूँ मेरी listed entity है, मेरे लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी? मेरे लास्ट ईयर की इनकम थी, कंसोलिडेटेड इनकम थी मान लीजिए 1000 crore. तो अब मैं देखता हूँ कि जो भी सब्सिडरी मेरे को इसका 10% 100 crore से ज्यादा का इनकम कंट्रीब्यूट कर रही है, वो मेरी मटेरियल सब्सिडरी है. मेरा पिछले साल के एंड में मैंने नेटवर्थ कैलकुलेट किया था 5000 crore. तो कोई भी एक लिस्टेड एंटिटी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, वो सारी सब्सिडरी हो गई मटेरियल सब्सिडरी. तो नेटवर्थ और इनकम दो क्राइटेरिया है. फिर छोटे मोटे पॉइंट पढ़े हमने सब्सिडरी को लेके कि जो भी मटेरियल सब्सिडरीज होगी आपकी अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरीज, वहां पे आपकी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उस मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉमन होना चाहिए. फिर ये फुद्दू फुद्दू कंपनीज देखी, अनलिस्टेड कंपनीज जो हमारी है, अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. एक लिस्टेड कंपनी की जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है उनको लेके 3 पॉइंट. क्या कि हमारी अनलिस्टेड सब्सिडरी के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा हमारा बोर्ड. अनलिस्टेड सब्सिडरी के जो मिनट्स हैं उसको भी रिव्यू करेगा हमारा बोर्ड. और उनका जो भी, और लास्ट पॉइंट आ गया कि उनका जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उसको भी रिव्यू करेगा हमारा बोर्ड. और फर्स्ट पॉइंट के अंदर उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी रिव्यू करेगा. तो हमारी अनलिस्टेड सब्सिडरी याद है मैंने कैसे पढ़ा था क्लास में? कुछ बच्चे पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल. तो उनका स्पेसिफिक, अरे एक लिस्टेड कंपनी की अनलिस्टेड सब्सिडरी है कि वो लिस्टेड भी नहीं, गरीब सी सब्सिडरी है, तो ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा. हमारी सब्सिडरी मतलब पैसा तो हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो हमें उसका स्पेसिफिक 3 पॉइंट में ध्यान रखना है अनलिस्टेड सब्सिडरी के लिए कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी हमारा बोर्ड देखेगा. उसके बाद में उनके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को हमारा बोर्ड देखेगा. एंड सेकंड पॉइंट में उनके मिनट्स को भी हमारा बोर्ड देखेगा, रिव्यू करेगा. स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे. मेन यहां पे आपको ध्यान रखना है मटेरियल सब्सिडरी क्या होता है. चल फिर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके. तो जनरल सी बात बड़ी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक मीटिंग करनी होती है हर साल, ओनली विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विदाउट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ये आपको साल में एक मीटिंग ऐसी करना आवश्यक है. उसके बाद में कोई भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकाला जाता है तो यू हैव टू अपॉइंट अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन
3 months और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is later. लेकिन ये लिमिट, ये रिक्वायरमेंट आप पे नहीं आएगी अगर उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के निकलने के बाद भी यू आर कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने ऑलरेडी 8 को अपॉइंट कर रखा था, एक को निकाल दिया तो आपको 3 महीने में किसी को अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट थी 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, आपने 7 ही अपॉइंट कर रखा था, अब एक को निकाल दिया, निकल गया, तो उस केस में आपको विद इन 3 months और एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लैटर, उसके अंदर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. लास्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई साहब कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग पे, उसके बाद में एवरी ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कभी भी कुछ चेंज हुआ उस मीटिंग पे डिक्लेरेशन देगा कि भैया मैं इंडिपेंडेंट है. और ये आ गया एक और पॉइंट अबाउट प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कभी भी अगर आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं फॉर एनी ऑफ दीज रीजंस, कभी भी आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं अबाउट एनी ऑफ दीज रीजंस, देन यू हैव टू इन्फॉर्म विद इन 2 days इन प्रायर. तीनों के लिए 2 days. पहले यहां पे 5 days हुआ करता था, यहां पे 11 days करते हुआ करता था, यहां पे 2 था, अब ये 5 को भी 2 कर दिया, 11 को भी 2 कर दिया. फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज 2 days प्रायर टू द बोर्ड मीटिंग. अगर आप बोर्ड मीटिंग पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड मीटिंग पे बायबैक कर रहे हैं, वॉलंटरी डिलिस्टिंग डिस्कस कर रहे हो, फंड रेजिंग डिस्कस कर रहे हो, आप डिविडेंड वगैरह कन्वर्टेबल सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं, आप ऑल्टरेशन कर रहे हो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, या फिर आप डिविडेंड या रिडम्पशन डेट या रिडम्पशन पेमेंट चेंज कर रहे हो ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कोई भी चीज कर रहे हो, आपको बोर्ड मीटिंग पे अगर इनमें से कोई भी चीज कर रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है स्टॉक एक्सचेंज को. ये पहले डिफिकल्ट था, जब अलग अलग डेज था, सब जगह 2 है तो कंफ्यूजन ही नहीं है. ये छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब हमने बोर्ड मीटिंग पे कर रहे हैं, 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना है, बोर्ड मीटिंग हो गई, बोर्ड मीटिंग पे एक डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन स्टॉक एक्सचेंज को बताना है विद इन 30 minutes फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. के कुछ चीजें जो हमको कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग के विद इन 30 minutes बताना है, ये कौन सी चीजें हो गई, वही ऊपर जो पॉइंट पड़े, डिविडेंड कैश बोनस दे रहे हैं, आपने डिविडेंड कैंसिल कर दिया है, बायबैक का डिसीजन लिया है, फंड रेजिंग का डिसीजन लिया है, आप बोनस इशू कर रहे हैं, आप फोरफीट कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट हो गए, वॉलंटरी लिस्टिंग. तो मोरलेस जो ऊपर पॉइंट हमने पढ़े, जिसके लिए बोर्ड मीटिंग पे 2 दिन पहले आपको बताना है कि बोर्ड मीटिंग है, मोरलेस वही पॉइंट याद रखना इजी जाता है कि वही बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया तो उसके 30 minutes के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी करना है. तो ये प्रायर वाली बात हो गई, ये विद इन 30 minutes वाली बात हो गई फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग. उसके बाद में आता है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड वोटिंग. तो यहां पे हम एक बहुत खास पढ़ते हैं, ये क्या मस्ती है, अननेसेसरी मस्ती है. क्या पढ़ा यहां पे हमने, द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज जो हैं उनको मीटिंग करनी है विद इन 5 months. नॉर्मल कंपनीज को करनी होती है विद इन 6 months, इनको करनी है विद इन 5 months. ऐसे अननेसेसरी परेशान करने की बात है. और फिर हमारा आ जाता है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के जो स्पेशल पॉइंट है, फोकस करना 100%. टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज का एक ही पॉइंट है कि उनका जो चेयरपर्सन है, दैट पर्सन हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. द chairperson of the board should be a non-executive director for top 500 listed companies. Thereafter, he should not even be related to managing director or CEO. एज पर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि टॉप जो 500, हमने पूरी भारत की सारी कंपनीज को लेंगे. मुझे बताओ किस बेस पे टॉप 500, मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अपन ने सबको लगा दिया. ठीक है, अब हमें सबसे बेस्ट कंपनी ऊपर दिख रही है, इस ऑर्डर में लगाया. तो ऐसे टॉप 500 कंपनीज को हमने बोला कि तुम्हारा जो चेयरपर्सन है वो व्यक्ति नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए अनिवार्य रूप से, वो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ का रिलेटिव नहीं होना चाहिए. टॉप 500. उसके बाद देखा कि नेक्स्ट टॉप 1000, तो टॉप 500 एज वेल एज नेक्स्ट 500. टॉप 1000 के ऊपर क्या लिमिट आई, पहला, दे नीड टू हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. हम नॉर्मली देखते हैं हर लिस्टेड कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 वुमेन डायरेक्टर, बट टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैव टू अपॉइंट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. फिर आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज आल्सो एप्लीकेबल टू टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज. ये एक और प्यारी चीज है जो अपन पढ़ते हैं. ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ये तीनों कमिटीज हैव टू बी क्रिएटेड बाय ऑल द लिस्टेड कंपनीज, बट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हैज टू बी क्रिएटेड ओनली बाय टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज. फिर आ जाता है नेक्स्ट, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज नीड टू हैव अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. हमने पॉलिसी में पढ़ा ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वो सब कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है. और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, that director and officer insurance is now applicable on top 1000 listed companies. पहले सिर्फ 500 पे था, अब टॉप 1000 listed companies पे applicable है director and officer insurance. ये आपको लेना होगा for independent directors. So you have to take director and officer insurance for independent director. This was earlier applicable only on top 500 listed companies. This is now applicable on top 1000 listed companies.
आसान। उसके टॉप 2000 के लिए ऐसी मस्ती कि बीओडी में कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए। तो टॉप 2000 के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम उसके अंदर 6 डायरेक्टर होने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट कोरम आ जाता है टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स whichever is higher with at least 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज के लिए कोरम होगा 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स और 3 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर्स whichever is higher with at least 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहां पर आकर हम लोग थम जाते हैं। आई होप यूर ऑल विथ मी। एकदम सॉलिड है यहाँ पे एकदम सॉलिड है। तो इस तरह से इफ इट ऑल यू सी दिस रिवीजन एंड आई एम टेलिंग यू ऑन यूट्यूब यू सी दिस रिवीजन मल्टीपल टाइम्स ना, तो फिर पूरा एलओडीआर का जो कंसेप्ट है ना आपके दिमाग में बैठ जाता है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ एलओडीआर पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो क्वेश्चंस एकदम बारीक आएंगे। आई होप यू ऑल विथ मी। सुपर सॉर्टेड। चलिए यार।